इस पे मैं चर्चा करूंगा आगे चल के, लेकिन आपने बिल्कुल सही कहा कि दोनों देशों को एक साथ आने के लिए कई सारे फैक्टर हैं जो इनको एक साथ यहाँ पे लाएंगे। लेकिन जो एक शिकायत होती थी कि डोनाल्ड ट्रंप ने अपने स्वेरिंग में प्रधानमंत्री की मोदी को नहीं बुलाया, इतनी खातिरदारी के बाद तो ये शिकायत दूर हो जानी चाहिए। क्यों दयाल साहब? देखिए, उस वक्त नहीं बुलाया तो क्या हुआ? अपने हाँ, एग्जैक्टली। राष्ट्रपति पद ग्रहण करने के इतनी जल्दी 1 महीना भी नहीं पूरा हुआ कि हमारे प्रधानमंत्री जी वहां पर एक कितने इंपॉर्टेंट स्टेट गेस्ट के तौर पर गए हैं, इतनी बिल्कुल, इंपॉर्टेंट यही मैं कहना चाह रहा था। तो उस वक्त नहीं बुलाया। मैं उस पे नुक्ताचीनी नहीं करूंगा, मैं सिर्फ नहीं फोकस करूंगा, लेकिन करूंगा ये एक बड़ा है कि अभी इम्पोर्टेंट। हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। स्वास्थ्य राव, इस विजिट से आप क्या अपेक्षा रखेंगे? कि या फिर कहें कि नहीं, ये पुराने जो रिलेशन थे उसी को फिर से री एनर्जाइज करने का एक कह सकते हैं कि विजिट होगा, बहुत ज्यादा उम्मीद ना पालिए, आप क्या मानते हैं? देखिए, 2-4 बातें यहाँ पे इंपॉर्टेंट है जिन पे ध्यान होना चाहिए। पहली बात तो ये कि ये हाँ। अपने आप में कोई निर्णायक विजिट नहीं है। अच्छा संकेत ये है कि डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के बहुत जल्द ही ये एक हाई प्रोफाइल मीटिंग हो रही है दोनों लीडर्स के बीच में। इससे कहीं ना कहीं एक रिटरेशन होता है इस बात का कि भारत और अमेरिका की जो स्ट्रेटेजिक जो रिलेशनशिप है वो भारत के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही। आई मीन वो तो हम लोग बार बार बात करते ही रहते हैं कि ट्रेडिंग पार्टनर है बहुत बड़ा, रेमिटेंसेस वहां पर आते हैं, 5 बिलियन भारतीय मूल के लोग रहते हैं वहां पर। डिफेंस इंडस्ट्री में सबसे तेजी से उभरा है अमेरिका के साथ हमारा संबंध। हमारे जो डिफेंस एक्सपोर्ट्स है उसका सबसे बड़ा डेस्टिनेशन अमेरिका होकर उभरा है। तो ये बहुत सारे कारण आते रहते हैं। चाइना का मुद्दा आता है, इंडो पैसिफिक का मुद्दा आता है। लेकिन मेरे ख्याल से ये जो इस पर तो बात होगी ही, अमेरिका के लिहाज से भी मैं कुछ दिन पहले ही और अमेरिकन स्कॉलर से भी बात करी थी कि भारत और क्वाड को लेकर जो ट्रंप सरकार है और ट्रंप की नीति क्या होगी। और एक तरह से आम राय ये मैं कहूंगी कि है कि ट्रंप के लिए क्वाड और इंडो पैसिफिक में जो एक काउंटर बैलेंस है चाइना को लेकर, इसके प्रति जो सोच है उसमें हमको डेफिनेटली एक डबलिंग डाउन हमको दिखेगा। ट्रंप देखिए एक तरह से चैंपियन हो गए हैं इस वक्त मिक्स सिग्नल्स देने के। वो अपने राइवल्स को भी डिस्टेबलाइज करे हुए हैं और अपने एलाइज को भी डिस्टेबलाइज करे हुए हैं। लेकिन एक कुछ चीजें क्लियर हैं उनके नीतियों में, वो ये कि वो मेक अमेरिका ग्रेट अगेन का जो पहला फॉर्मूला है वो उनका ट्रेड डेफिसिट को कम करने से लेकर है। तो जहां तक उसकी बात है, भारत ने ऑलरेडी कंसेशंस दिखाने शुरू कर दिए हैं और इसमें मेरे ख्याल से ये भारत के इंटरेस्ट में है। इसको किसी प्रकार का मैं कहूँ कैपिचुलेशन और इस तरह की जो संज्ञा है या इस तरह की वो नहीं देने चाहिए, क्योंकि जो अगर आप हमारा बजट देखेंगे, निर्मला सीतारमन ने भी कुछ दिनों पहले जो पेश किया है वहां पे इंपोर्ट टैरिफ्स को ऑलरेडी स्लैश कर दिया गया है, जैसे हाई एंड मोटरसाइकिल्स पे हो गए या ईवीज पे। और ये जो डिसीजन है ये मोदी के विजिट, ये यूएस विजिट के कुछ दिन पहले ही हुआ है। तो ये क्लियर है कि भारत का जो रुख है इस पे अकोमोडेशन का है, वी वांट टू अकोमोडेट। और हमें ये समझ में आता है कि ट्रंप इस पे पीछे नहीं हटेंगे। तो जीएसपी का भी जो स्टेटस था, जो जनरल सिस्टम्स ऑफ रेफरेंसेस का स्टेटस भी 2019 में उन्होंने रिवोक किया था। तो हम इस चीज को लेकर एक रियलिस्टिक होना ज्यादा जरूरी है। 190 बिलियन से ज्यादा डॉलर की ट्रेड है हमारी दोनों पक्षों के बीच। और रेमिटेंस भी, जैसे मैंने कहा कि इस वक्त तो इंडिया रेमिटेंसेस से ज्यादा कमाता है और एफडीआई से कम कमाता है। तो ये सब बातें इंपॉर्टेंट है। देखूंगी मैं ये कि जो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी हमारी है वो डोनाल्ड ट्रंप के अंडर, जैसे आपने अपने शुरू में भी कहा कि ब्रिक्स को लेकर जो रवैया है या आईएनएसटीसी को लेकर जो रवैया है, इस चीज को लेकर हमें थोड़ा सा एक बैलेंसिंग दिखानी पड़ेगी। क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप के 4 सालों में हमको स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी का वो रूम नहीं मिलेगा मनूवर करने के लिए, जैसा कि हमको अभी बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिल रहा था। तो अलावा इसके मेरे ख्याल से कॉमन कन्वर्जेंस बहुत स्ट्रांग है, डिफेंस इंडस्ट्री कन्वर्जेंस स्ट्रांग है और उस पर हम बढ़ोतरी ही देखेंगे। बिल्कुल, ये कई सारे इश्यूज हैं, लेकिन इसको मैं 2-3 हिस्से में बांट दूं। एक तो इंडो पैसिफिक रीजन में किस तरह से रोल यूएस निभाएगा और भारत को इसमें कितनी ज़्यादा तवज्जो दी जाएगी, ये एक कोशिश का संकेत यहाँ पे आपको दिखेगा। दूसरा, ट्रेड की जो बात अभी स्वास्थ्य राव ने किया, बजट में हमने इसकी एक नींव रख दी कि हमने पहले ही बोल दिया कि देखिए हम लोग पहले से ही रेट रैशनलाइजेशन कर रहे हैं, तो आपके कई सारे सामान पे ड्यूटी तो वहाँ पे पहले से कम हो चुकी है। तो अब ये टैरिफ वॉर वाला जो है, रेसिप्रोकल टैरिफ की जो धमकी है, उसमें कम से कम हमें बाहर रखे, जैसा कि पहले आपने रखा भी था पिछले ट्रंप के पहले प्रेसिडेंसी में। तो अजय श्रीवास्तव जी, आपको लगता है कि यहाँ पे चूंकि हमने पहले ही एक सॉफ्ट रुख अपनाया है टैरिफ घटा करके, तो डोनाल्ड ट्रंप से उम्मीद की जाए कि शायद ये अब चाइना
जैसे देशों पर फोकस करिए, हमें इससे बाहर ही रखिए। लक्ष्मण जी, मैं उम्मीद की बात नहीं कर रहा हूं, बट मैं ये चाहूंगा कि इंडिया उनको वस्तु स्थिति बताए। तो 3-4 चीजें हैं इसमें। जैसे कि मिस्टर ट्रंप ने बोला कि वो रेसिप्रोकल टैरिफ लगाएंगे। मैं मोर देन 25 ईयर्स से टैरिफ डील कर रहा हूं, मुझे नहीं समझ में आता है रेसिप्रोकल टैरिफ कैसे काम करेंगे। जैसे कि आप अमेरिका का जो बिगेस्ट एक्सपोर्ट इंडिया को है वो क्रूड पेट्रोलियम ऑयल है। अगर अमेरिका कहता है कि इंडिया ज़्यादा टैरिफ लगाता है क्रूड पर और वो भी लगाते हैं, मैं कहूँगा बड़ी अच्छी बात है, हम तो बेचते ही नहीं आपको। दिस अप्लाइज टू ऑल द प्रोडक्ट्स। सारे कंट्री अलग अलग प्रोडक्ट एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करते हैं, तो ये रेसिप्रोकल टैरिफ क्या है पहले मिस्टर ट्रंप की टीम को समझाना पड़ेगा। दूसरा, मान लीजिए वो प्रोडक्ट की बात नहीं करना चाहते हैं, मान लीजिए तो मिस्टर ट्रंप ने बात की 2 साल पहले कि विस्की पर इंडिया 150% लगाता है, या 4 साल पहले उन्होंने कहा था हार्ले डेविडसन पर 50% लगाता है। मैं कहूँगा ये तो हाईएस्ट टैरिफ्स हैं। हाईएस्ट टैरिफ हर कंट्री के अलग ही होते हैं, दे आर आउटलायर टैरिफ्स। अमेरिका का हाईएस्ट टैरिफ जो है वो इंडिया के हाईएस्ट से बहुत अधिक है। इंडिया का हाईएस्ट टैरिफ है 150% वाइन्स एंड विस्कीज पर। अमेरिका का हाईएस्ट टैरिफ है टोबैको पर 350%। तो वहां भी भारत अमेरिका से नीचे ही है। अगर बात करें एवरेज टैरिफ की, तो एवरेज टैरिफ इंडिया का अधिक है ग्लोबल लेवल पर, लेकिन ये बात तो इंडिया अमेरिका की हो रही है। इंडिया कितना टैरिफ चार्ज करता है अमेरिका के प्रोडक्ट्स पर रेसिप्रोकली, तो चलिए इसको देखते हैं। तो मैंने एक एक्सरसाइज की कि अमेरिका के जो टॉप 100 प्रोडक्ट्स हैं वो 75% ऑफ टोटल एक्सपोर्ट्स अमेरिका का इंडिया को उसको कवर करते हैं। उनमें एवरेज टैरिफ जो है लेस देन 5% है। टॉप प्रोडक्ट है क्रूड पेट्रोलियम ऑयल, वहाँ ₹1 पर टन पड़ता है केवल। डायमंड 0 है क्योंकि हमारे से जाके लौटते हैं वहां से। वेस्ट एंड स्क्रैप पे हमने इस बजट में 0 कर दिया है। उसमें एलएनजी में 2.5% है, एयरक्राफ्ट या पार्ट्स पे 2.5% है। तो टैरिफ अधिक कहाँ है? तो क्या हो रहा है, तो हमारा टैरिफ शेड्यूल लेते हैं और उसमें आइडेंटिफाई करते हैं ये बड़ा है, ये बड़ा। अरे आप एक्सपोर्ट तो कर नहीं रहे हो। जैसे हार्ले डेविडसन इस साल का जो एक्सपोर्ट यूएस का इंडिया को है, आप हंसेंगे, ये $0.5 मिलियन से भी कम है। बाकी मोटरसाइकिलों का छोटी वाली का है, बट इसका है नहीं। तो बहुत सारी बातें थ्योरेटिकल रेल में हो रही हैं। मैं चाहूंगा कि इंडिया यूएस से कहे कि भाई सब आपकी बातें हम मानने को तैयार हैं, लेकिन चलो टेक्निकल में डिस्कशन करिए, एक उसमें आ जाएं। फील्ड हमारी सेम होनी चाहिए, हम क्या बात कर रहे हैं, लेट्स एग्री ऑन द फैक्ट्स। तो अभी फैक्ट्स का पता नहीं है। रेसिप्रोकल टैरिफ क्या होता है किसी को आइडिया नहीं है। लोग बात किए जा रहे हैं, पूरी दुनिया बात कर रही है, बट तो आई थिंक हवा में हाँ यस ये हवा में बातें हो रही है कि इसमें कोई जब तक आप कमोडिटी वाइज डिस्कस नहीं करेंगे, ड्यूटी हर कमोडिटी का अलग अलग उसको डिस्कस नहीं करेंगे, तो फिर रेसिप्रोकल टैरिफ का मतलब क्या होगा। स्वास्थ्य राव, आप भी इस पर काफी रिसर्च करती रहती हैं, आप इनकी बातों से कितने सहमत है?